Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस टाइम हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की पढ़ा रहे हैं, जिसमें से हमने आप लोगों के लिए पहला जो वीडियो डाला था, पहले वाले वीडियो में जो था उसमें मैंने डाला था कि वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश के प्रकार क्या होते हैं और कूलाम का नियम क्या होता है। उसके दूसरा वीडियो हमने एक और भी अपलोड किया है अभी, उसमें भी हमने डाल दिया था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब मैंने डाला था। फिर इसके पहले अभी एक वीडियो और बनाया है, उसमें हमने डाला था कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चित्र बना लेंगे। एक इस टाइप का लिखा गया है कि यहाँ पे एक आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, ए बी बिंदुओं पर स्थित है, जिसके बीच की अल्प दूरी कितनी दी गई है, 2l दी गई है। मतलब इतनी ये l ये हो गई, l ये हो गई, जिसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से 8 मीटर दूरी पर एक बिंदु हमने लिया है P। इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया E, ये हो गया E1 और ये हो गया आपका E2 हो गया। ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि माना आवेश प्लस Q और माइनस Q ए बी एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। आवेश माइनस Q और प्लस Q के मध्य बिंदु O से 8 मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि माना आवेश प्लस Q और माइनस Q एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक, जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। आवेश माइनस Q और प्लस Q के मध्य बिंदु O से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। लिखेंगे आवेशों माइनस Q और प्लस Q के मध्य बिंदु के मध्य बिंदु O से, इसका मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु O है। अब O से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। O से 8 मीटर दूरी पर, 8 मीटर या मीटर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे R की दूरी पर, R की दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। क्या लिखा कि माना दो आवेश प्लस Q और माइनस Q एक ऐसे माध्यम में स्थित हैं जिसका परावैद्युतांक K है। आवेशों प्लस Q और माइनस Q के मध्य बिंदु O से 8 मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक। और P की प्रत्येक लंबाई जो लिखा है कि P की प्रत्येक आवेश से दूरी, अब देखेंगे P की प्रत्येक आवेश से दूरी कितनी दी गई है,
ये देखो आपका माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश से प्लस जो माइनस क्यू आवेश है बिंदु P की दूरी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर दी गई है और प्लस क्यू से दूरी P की r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर दी गई है। तो लिखेंगे कि दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है। दोनों आवेशों की दूरी कितनी दी गई है? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है। तो आपका AP भी दिया है r स्क्वायर l स्क्वायर, BP भी दिया r स्क्वायर l स्क्वायर। तो लिखेंगे अतः AP बराबर BP और बराबर लिखा है अंडर रूट r स्क्वायर और प्लस h स्क्वायर, मतलब BP और AP दोनों दिए गए हैं अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अतः हम AP की दिशा में और BP की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो हम ज्ञात करेंगे कि BP की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, BP की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए यहाँ पे BP की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या है? E1 है। देखिए ये आपका है B, ये है B, ये है P। इसकी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E1 है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? E1 निकालेंगे, है ना। या इसके पहले हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। E1 किस दिशा में है? E1 आपकी BP की दिशा में है और E2 आपकी किस दिशा में है? AP की दिशा में है। E2 जो है AP की दिशा में है, BP आपका E1 की दिशा में है और परिणामी वैद्युत क्षेत्र आपका E दिया गया है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? BP की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपका जो E1 पे आदेश कितना दिया गया है? Q दिया है, तो हो जाएगा Q/r स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे r कितना दिया गया है? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो लिख देंगे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और इसका स्क्वायर, क्योंकि 1/r स्क्वायर होता है तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का मोलर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका E1 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, अब यहाँ पे रूट लगा है, स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर से रूट आपका हट जाएगा, तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये समीकरण आपकी बन जाएगी 1। ठीक, अब क्या निकालेंगे? ये आपका AP की दिशा में, BP की दिशा में हो गया, ये BP की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब निकालेंगे AP की दिशा में, तो ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं। अगर आप लोगों को नोट करना है तो वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए क्या है, ये आपका E1 की दिशा में है, सॉरी BP की दिशा में है, E1 आ गया। अब निकालेंगे क्या? AP की दिशा में, AP। अब AP की दिशा में देखेंगे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आपकी E2 है, तो लिखेंगे AP की दिशा में, AP की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो AP की दिशा में निकालेंगे। अब AP की दिशा में आपका है वैद्युत क्षेत्र E2, तो हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, यहाँ भी आदेश आपका Q है, Q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये Q अपान r स्क्वायर होता है, r दी गई है क्योंकि बिंदु P की प्रथम आवेश की दूरी और बिंदु P की द्वितीय आवेश की दूरी, दोनों दूरियां आपकी बराबर हैं। दूरियां क्या दी गई है? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, तो आपका E2 बराबर हो गया 1/4 पाई Q अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसको बना लिया समीकरण 2। इसको क्या बना लिया? समीकरण 2 बना लिया। अब क्या है? अब ये हमको स्पष्ट है
क्या है कि E1 व E2 जो आपकी E1 व E2 के मान देख लीजिए क्या है। E1 मान आया है ये E1 का मान है, ये E2 का मान है। E1 और E2 के मान देखिए बराबर है नहीं है ना। E1 व E2 के मान बराबर है परंतु दिशाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। E1 व E2 के मान बराबर हैं परंतु दिशाएं क्या हैं, दिशाएं भिन्न हैं। और जब दिशाएं भिन्न हैं क्यों, क्योंकि E1 व E2 को AB के लंबवत व समांतर, देखिए एक लंबवत दिया गया है, एक क्या दिया गया है, समांतर दिया गया है। लंबवत व समांतर दो घटकों में वियोजित करने पर मतलब AB जो आपका है, AB के लंबवत E1 व E2 के समांतर व लंबवत दो घटकों में विभाजित करने पर क्या होगा, वे विभाजित जब करेंगे तो आपका जो लंबवत AB के लंबवत घटक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा E1 साइन थीटा। लंबवत में क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। वह E2 साइन थीटा लिख सकते हैं। तो जब लंबवत होगा तो साइन थीटा और समांतर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा लगेगा। अब क्या है, चूंकि आपके जो E1 व E2 के मान परस्पर बराबर लिख देंगे, चूंकि E1 व E2 के मान परस्पर बराबर हैं, चूंकि E1 व E2 के मान परस्पर बराबर हैं, ठीक। मान तो इसके बराबर हैं परंतु क्या है, दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, परंतु दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, परंतु दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। अब जब इसकी दिशाएं भिन्न होंगी तो इसके कितने घटक हो जाएंगे, दो घटक हैं। एक आपका लंबवत हो जाएगा, एक समांतर हो जाएगा। तो जो आपका लंबवत होगा वो हो जाएगा E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा हो जाएगा, और जो समांतर होगा वो हो जाएगा E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, E1 व E2 को AB के लंबवत व समांतर दो घटकों में विभाजित करने पर लिखेंगे E1 व E2 को AB के लंबवत व समांतर दो घटकों में वियोजित करने पर इसके लंबवत घटक क्या हो जाएंगे, AB के लंबवत घटक होंगे E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, और AB के समांतर घटक होंगे E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा। तो लिख देंगे कि AB के लंबवत घटक, AB के लंबवत घटक क्या होंगे, E1 साइन थीटा और हो जाएगा E2 साइन थीटा, तथा समांतर घटक क्या हो जाएंगे, समांतर घटक आपके हो जाएंगे E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। देख लीजिए जैसा कि आकृति में हमने बनाया है, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, E1 साइन थीटा लंबवत है और E2 साइन थीटा लंबवत है। यहाँ पे क्या है, समांतर में E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। जब आपका E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो आपके क्या होंगे, समांतर होंगे और एक ही दिशा में। जब समांतर हैं और एक ही दिशा में होने के कारण क्या होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब समांतर है एक ही दिशा में है तो इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। तो फिलहाल इसको मिटा रहा हूं, अगर नोट करना तो आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। लिख देंगे E1 व E2 को एक ही दिशा में होने के कारण, ठीक। जब एक ही दिशा में है,
एक ही दिशा में होने के कारण क्या होगा, जुड़ जाएंगे आपस में। तो जुड़ जाएंगे तो इनका जो परिणामी होगा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा E बराबर E1 E2 एक दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। जब आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। तो परिणामी जो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगी। तो E बराबर, अब यहाँ पे क्या है, E1 का देखिए यहाँ पे अगर cos थीटा मान ले लें, cos थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा E1 प्लस E2, क्या बचेगा, E1 प्लस E2 बचेगा। तो E1 बराबर cos थीटा, E1 का मान है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E2 का मान भी यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, दोनों मान समान दिए गए हैं। अब देखिए चूंकि ये और ये दोनों मान समान है, समझ लीजिए एक और एक मिलकर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और गुणे जब ये एक मिलकर 2 हो जाएंगे तो हो जाएगा 2 और cos थीटा, तो 2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक, तो E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ से जान लीजिए, इसी में देख लीजिए, यहाँ से इस चित्र में देखिए, यहाँ इस थीटा के हिसाब से यहाँ लिखा है cos थीटा और लाल बटे कक्का से त्रिकोणमिति में आ जाइए। त्रिकोणमिति में आप लोगों ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का से कि जो cos थीटा होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देख लीजिए इस कोण के हिसाब से इसका ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक, तो cos थीटा के हिसाब से ये cos थीटा का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना है, आधार ये भुजा, ये कितनी दी गई है, L दी गई है और कर्ण कितनी है, √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, आधार 2 और यहाँ पे लिख दें, अच्छा आधार बटे, चलो आधार का नाम लिख दें, आधार कितना है, L है, अपान कर दिया है √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आगे ब्रैकेट लिख देंगे, चूंकि cos थीटा बराबर L अपान √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, आगे क्या है, आगे देखेंगे इसको हम, अब यहां देखेंगे जो आपका लिखा है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको हम लिख सकते हैं 2QL, एक जगह पे लिख देंगे तो हो जाएगा 2QL अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी घात मान लेते हैं 1 है। और ये जो लिखा है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अगर यहाँ से हम हटाएंगे इसका रूट, अगर यहाँ से रूट हटाएंगे तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात हो जाएगी 1/2। कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2QL, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, अभी हमने इसके पहले वीडियो में शायद पढ़ाया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये तो पढ़ाया था कि किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आपका यही तो हुआ
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL होता है। P बराबर क्या होता है? 2QL होता है। तो इसके स्थान पे हम लिख देंगे P। क्या लिख देंगे? P अपॉन, अब देख लीजिए इन दोनों के आधार समान है। यहाँ भी लिखा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ भी लिखा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है। अगर इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? इसकी घात हो जाएगी 3/2, क्योंकि 1 और 1/2 का अगर भिन्न है, इसको सरल करोगे 1 प्लस 1/2 तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो E बराबर कितना हो जाएगा? अब मान लेते हैं यहाँ पे जब आपका आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात आ गई 3/2, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम मान लेंगे कि जो आपका R है, देख लीजिए L जो दिया गया है, L ये देखो है, R ये है, तो L की तुलना में, सॉरी R की तुलना में L देखो बहुत छोटा है। मतलब R देखो, R के बीच दूरी इतनी दी गई है और L के बीच दूरी अल्प दूरी दी गई है, इतनी दी गई है। तो R की तुलना में L बहुत छोटा है, अतः R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा। जब L स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा तो L को हम मान लेंगे नगण्य, मतलब 0 मान लेंगे। लिखेंगे कि जब R की तुलना में L का मान बहुत कम है, बहुत कम है, अतः R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का मान नगण्य होगा। L स्क्वायर मान क्या होगा? नगण्य होगा। अतः L बराबर 0 रखने पर, L बराबर 0 रखने पर, जब L बराबर हम रख देंगे 0 तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर और प्लस L के स्थान हो गया 0, इसकी घात 3/2, तो E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर में 0 जोड़ेंगे, R स्क्वायर बचेगा, तो R स्क्वायर की घात 3/2 बचेगी, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका जो आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन कितना बचेगा? यहाँ पे R³ बचेगा, P अपॉन R³ बचेगा। यही आपकी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो इससे क्या हुआ कि जो आपके वैद्युत क्षेत्र E की दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र E की दिशा होती है वैद्युत द्विध्रुव की, या वैद्युत क्षेत्र E की जो दिशा होती है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समांतर, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र E की जो दिशा होती है, वो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज आप लोगों ने पढ़ा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इससे क्या होगा, आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।